Hey everyone, in this episode, I have got a chance to interview Mr. Varun Agarwal. He is also very active investor in the stock market. He is also a chartered accountant and he is also a mentor. And he also make YouTube videos जहाँ पे वो companies को analyze करते हैं. तो I would highly recommend कि आप सबको उनका channel check out करना चाहिए. The link is right below the like button. And in this episode, we have discussed many things जैसे कि अगर किसी को अपनी investment journey start करनी है तो वो कैसे करनी चाहिए, कैसे हमें companies को analyze करना चाहिए, कैसे हमें management को analyze करना चाहिए और कैसे हमें financials को देखना चाहिए. ऑल्सो आने वाले 5 to 10 ईयर्स के लिए कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो आने वाले फ्यूचर में इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे सामने एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. एंड कौन सी ऐसी गलती है जो करने से हर एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को बचना चाहिए. एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम एंड हाउ टू अचीव इट बाय इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट. एंड इट वाज अ लॉन्ग कन्वर्सेशन. तो अगर आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जंप करना है तो टाइम स्टैम्प्स आर गिवन बिलो, उस पर क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जा सकते हो. सो लाइक कर दो इस एपिसोड को एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को. एंड विदाउट एनी फर्दर delay, let's get started. Hello Varun sir, how are you doing today? और कैसे हो आप? मैं परफेक्ट हूँ. आप कैसे हो प्रतीक? बस एकदम बढ़िया सर. परफेक्ट. अच्छा लगा आपके चैनल को देखकर. आप इतनी यंग एज में इतने एक्टिव हैं. आपकी पढ़ाई या जॉब जो भी आप करते हैं उसके साथ साथ आप फाइनेंशियल लिटरेसी स्प्रेड कर रहे हैं और अपने आप भी आप इतने सारी नॉलेज गैदर कर रहे हैं, सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं. ये आपको आगे चल के आपको शायद अभी पता भी नहीं होगा कि आगे चल के आपको कितना हेल्प करेगा ये नॉलेज. द वे यू आर टीचिंग पीपल और शेयरिंग नॉलेज, इसके साथ साथ आप खुद भी इतना इवॉल्व हो जाएंगे कि आगे चल के आपको बहुत इसका बेनिफिट मिलेगा. थैंक यू सर. आई हैव ऑल्सो सीन सम ऑफ योर वीडियोस एंड आपके जो एनालिसिस वीडियोस होते हैं जैसे कि लॉरस लैब के वीडियोस एंड सीक्वेंस साइंटिफिक का आपका रिसेंट वीडियो अभी मैंने देखा. एंड योर एनालिसिस इज वेरी गुड एंड इट हेल्पिंग सो मेनी पीपल विथ लाइक हाउ यू प्रेजेंट एवरीथिंग, द डेटा एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस, ऑल दोज थिंग्स आर वेरी ग्रेट अबाउट योर वीडियोस एंड आई रियली लाइक एंड एंजॉय देम. इट इज गुड कि मेरे को जानकर खुशी हुई कि आप लोग उसको पसंद करते हैं और ये सुन के काफी एनकरेजमेंट मिलता है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस क्रिएट करें और जितना हो सकते उतना डीप जाकर आप लोगों को इनसाइट्स प्रोवाइड करें. बिल्कुल सर. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस इंटरव्यू सर. एंड सो शुड आई शूट माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू? Yes, let's go ahead. Yeah, so please tell me how you begin your investment journey. कैसे आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की एंड आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर क्या किया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए? इन्वेस्टमेंट जर्नी देखिए, जैसा आपको पता ही है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं. तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप, जिसको हम इंटर्नशिप को हम सीए में आर्टिकलशिप कहते हैं, तो ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप टाइम व्हेन आई वाज स्टिल डूइंग सीए, वो टाइम पर मैं हमारे ऑफिस में जो सीनियर थे उनकी हेल्प से मैं आईपीओस वगैरह में अप्लाई करना और थोड़ा बहुत सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट करना सीख रहा था, आप समझ सकते हैं. तो वो टाइम पे फिजिकल फॉर्म्स होते थे. अब इतना इलेक्ट्रॉनिक नहीं था कि आप बैंक अकाउंट में या फिर आपके जो भी ट्रेडिंग ऐप में बस जाके आपने क्लिक किया और आईपीओ अप्लाई हो गया. वैसा नहीं रहता था. जब एक न्यूज़पेपर टाइप के फिजिकल फॉर्म्स आते थे, प्रोस्पेक्टस हार्ड कॉपी मिलती थी, वो पढ़ के उसके अंदर आप फिल करके एज आपका चेक अटैच करके बैंक में जाके सबमिट करते थे. फिर अलॉटमेंट्स आते थे. तो वो टाइम पे हम लोग थोड़ा बहुत आईपीओस वगैरह में अप्लाई करते थे और इन्वेस्ट करते थे. वैसे स्टार्ट हुआ. लेकिन मेजरली हमारा कंसंट्रेशन पढ़ाई पर था, क्योंकि हमको क्लियरली ये पता था कि सीए एक डिफिकल्ट कोर्स है और थोड़ा सा भी अगर डाइवर्शन होगा तो शायद ये हमें पास होने में दिक्कत करेगा. अभी भी कई सारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी सीए कर रहे हैं वो यूट्यूब के थ्रू मुझे कांटेक्ट करते हैं. तो उनको मैं यही एडवाइस देता हूं कि आप अभी अपने स्टडीज पे फोकस करिए. तो वो टाइम पर वो कंटिन्यू रहा था और उतने ज्यादा एक्टिव मार्केट में थे नहीं, लेकिन स्टार्टिंग वैसे हुआ. देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे सीए क्लियर हुआ और बाद में प्रैक्टिस में आए और प्रैक्टिस की साथ ही साथ मैंने कुछ बिजनेसेस भी किए. तो एक फेज लाइफ का करियर बनाने में चले गया. उसके बाद में फिर थोड़ा मार्केट में एक्टिव होना स्टार्ट हुए इन द रिसेंट फ्यू इयर्स. एंड पोस्ट कोविड जो अपॉर्चुनिटी मिली उसमें हम बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्ट करने लगे. तो ये एक शॉर्ट जर्नी थी.
ग्रेट ग्रेट सर। और ये कब की बात होगी, ये आपने जो आईपीओ की बात की वो कब, कौन से साल की बात होगी ये? वो आई थिंक अराउंड 2007 के अराउंड की बात होगी, 6-7 ऐसे। 2006-7, मतलब वहां से आपकी इन्वेस्टमेंट हाँ जर्नी स्टार्ट हुई है। राइट नाउ इट इज 2021, सो ऑलमोस्ट 15-16 ईयर्स yes. का आपके पास एक्सपीरियंस होगा मार्केट का। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 15-20 इयर्स का फुल फ्लेज एक्सपीरियंस था क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन उतना मार्केट पर नहीं था। द लास्ट 3 to 5 इयर्स में हम लोग बहुत कंसंट्रेशन से कर रहे हैं। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि ठीक है, एक्सपीरियंस तो एक चीज है, एक्सपीरियंस से हम काफी कुछ सीखते हैं, बट आपके जैसे लोग या जो भी अभी एक्टिव हो रहे हैं मार्केट में, अगर ये लोग काफी टाइम और इंटरेस्ट इन्वेस्ट करें जल्द से जल्द सीखने के लिए, और जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे अगर आप ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करें हम्बल होके सीखने के लिए, तो उनके एक्सपीरियंसेस से आपको 20 साल नहीं लगेंगे सीखने के लिए, आप वो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप उनके इक्वली गुड हो जाएंगे, बट यू विल लर्न अ लॉट मोर एंड यू विल लर्न फास्टर बाय रीडिंग बुक्स एंड थ्रू अदर्स एक्सपीरियंसेस। Absolutely right, sir. Absolutely right. So, my question is that जब हम मार्केट में स्टार्ट करते हैं इन्वेस्ट करना, देन हमारा थॉट प्रोसेस एंड जो परसेप्शन रहता है मार्केट को लेके वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहता है। एंड एज वी इवॉल्व, जैसे आपने अगर 16 ईयर्स नहीं बट 10 ईयर्स या 7 to 10 ईयर्स तो आपने मार्केट में बिताए होंगे। सो एज टाइम गोज आप भी इवॉल्व हुए रहेंगे मार्केट में एज एन इन्वेस्टर। तो ऐसे आपकी इवॉल्व कैसे हुए आप मार्केट में? जो भी लोग मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं या ट्रेड करना शुरू करते हैं, लगभग सभी को माइंड में ये सेम ही क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल्स दूं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि क्या आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए या आपको शॉर्ट टर्म में बुक करना चाहिए, क्या आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमा सकते हो क्या, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ये सभी के माइंड में एज इट इज आएंगे। तो इवॉल्व आप दो तरीके से होंगे, एक तो जितना टाइम आप मार्केट में हैं और मार्केट को ऑब्जर्व करते रहते हैं तो एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग, तो आप वैसे एक्सपीरियंस से इन्वॉल्व होंगे। सेकेंड थिंग इज बाय रीडिंग, चाहे वो बुक्स हो, न्यूज हो या जो भी आप पढ़ते हैं, जैसे जैसे आप डेली पढ़ते जाएंगे यू विल फाइंड दैट यू आर अ मोर लर्नर्ड एंड मोर इवॉल्व पर्सन एवरी वीक, अगर आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हैं। तो ऐसे करते करते विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मैं इवॉल्व होते गया, और जो भी मेरे डाउट्स थे वो मैं ये वेट नहीं किया कि मैं वो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस करके ही सीखूं। मैं मेरे जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स थे या तो मैंने वो बुक्स में खोजे, या जो भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं विद इन इंडिया या अब्रॉड, जैसे वॉरेन बफेट है या इंडिया में रामदेव अग्रवाल है, बसंत महेश्वरी है, इस टाइप के लोगों के लगभग सारे इंटरव्यूज सुन के अपने माइंड में जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स इन लोगों के एक्सपीरियंसेस से मैंने गैदर कर लिए और धीरे धीरे इवॉल्व होते गया। तो ऐसे जैसे आप इवॉल्व होते जाएंगे तो यू विल गेट क्लैरिटी ऑन योर थिंग्स फास्टर एंड यू विल गेट बैलेंस्ड फॉर टेकिंग डिसीजंस इन द मार्केट। या सर, एब्सोल्युटली राइट। लाइक वॉरेन बफेट सर, बसंत महेश्वरी सर, ये सारे लोग हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं स्टॉक मार्केट में और उनसे बहुत ज़्यादा सीखने मिलता है। बट जब हम सीखते होते हैं और जब हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट हुई होती है, तब से जब हम नए इन्वेस्टर होते हैं मार्केट में तब हम बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। एंड एज अ ह्यूमन अभी भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद भी हम गलतियाँ कर सकते हैं मार्केट में। सो व्हाट इज़ योर बिगेस्ट फेल्यूर और रिग्रेट हम कह सकते हैं इन द स्टॉक मार्केट? बिगेस्ट फेलियर अगर मैं बोलूं तो मुझे ये सबसे बड़ा फेलियर या रिग्रेट है कि मैं आप लोगों की एज से स्टार्ट नहीं किया इन्वेस्ट करना, थोड़ा लेट किया। वो मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट है, क्योंकि कंपाउंडिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज है टाइम। जितना टाइम आप देंगे आपके इन्वेस्टमेंट को उतना ज्यादा वो कंपाउंड करेगा। तो एट एन अर्ली एज, इनफैक्ट मैं तो ये भी सोचता हूं कि जो अब जैसा मेरे छोटे बच्चे हैं तो मैं उनके जो भी सेविंग्स है ऑन देयर बिहाफ I want to invest in the market right now, because when they grow up and become of your age in 20s, early 20s, by that time these small investments will compound and become huge crores of rupees, and they will really cherish and appreciate that I have done something very valuable for them. तो वही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक है कि मैं
लेट स्टार्ट किया, बट दैट वाज फॉर अ वैलिड रीजन बिकॉज आई हैड मेरा कंसंट्रेशन ज्यादा मेरे करियर पर था एंड दैट वाज आल्सो रिक्वायर्ड बिकॉज जो भी मैंने टाइम मेरे करियर पर स्पेंड किया उसकी वजह से ही मैं अगर थोड़ा लेट भी स्टार्ट किया तो मेरे पास कॉर्पस जमा हुआ था। जब भी मैं मेरा जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया तो मैंने बहुत जल्दी मेरे इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया। ओके सर, ओके। सो आपने जब अभी जैसे आपने कॉर्पस की बात की सर, सो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स रहेंगे सर जिनके पास कॉर्पस रहेगा, जिनके पास पैसा रहेगा जो मार्केट में इन्वेस्ट करना है उनको, बट राइट नाउ एज वी ऑल नो कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, निफ्टी का पी अप्रॉक्सीमेटली 35-40 के रेंज में ट्रेड हो रहा है। सो इतने हाई मार्केट पे अगर किसी के पास कैश पड़ा है तो उसे कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए इतने ओवर वैल्यूड मार्केट में? पहली बात तो यह है कि आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन मार्केट लेवल को देखकर नहीं हो सकता। आपको वो कंपनीज को आइडेंटिफाई करना है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, और उस कंपनी का भी प्राइस इज द सेकेंड थिंग। आपको उसका वैल्यूएशन देखकर डिसीजन लेना है। अगर एक XYZ कंपनी में मैंने 500 पे इन्वेस्ट किया, अगर वो कंपनी का प्राइस अगर आज 2000 है, फिर भी मैं हैप्पीली वो कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। बट मोस्ट ऑफ दी लोग जिनसे मैं बात करता हूं, अगर मैं उनको कुछ सजेस्ट करता हूं कि ये आप 2000 पे लीजिए, इमीडिएटली वो लोग फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछेंगे कि ये तो 4 गुना हो गया है, मैं अभी कैसे लूं? तो ये इग्नोरेंस लोगों के माइंड में अभी भी है कि वो प्राइस देखकर अपने डिसीजंस लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज आपको मार्केट लेवल नहीं, आपके जो आइडेंटिफाइड स्टॉक्स है उनके वैल्यूएशन के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है। एंड सेकेंड थिंग इज एट any given point in the market there are always opportunities and you should have that skill to identify that opportunities। तो अगर आप वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। एंड ऐसे हो सकता है कि जो स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई किए, अभी मार्केट 16,000 या 15,700-800 पर है, अगर आपने वो आइडेंटिफाइड कंपनीज अगर रीजनेबली वैल्यूड है और फिर भी आपने मार्केट लेवल देखकर उसमें इन्वेस्ट नहीं किया, तो मार्केट अगर यहां से थोड़ा ऊपर जाके 16,000 क्रॉस करके वापस अगर 14,000 आता भी है, तो आपका जो स्टॉक है वो प्रेजेंट प्राइस से नीचे आपको ना मिले। तो यू हैव टू लुक एट वैल्यूएशंस एंड इन्वेस्ट। एट द मोस्ट अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव जाना चाहते हैं या आप थोड़ा स्केप्टिकल हैं लेकर के, तो आप एक स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली आप उसमें पूरा इन्वेस्टमेंट ना करें। यस सर, यस। सो आपने अभी कंपनी की बात की कि अगर कंपनी के वैल्यूएशन को देख के हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, मार्केट कोई भी लेवल पे हो, बट जब हम कंपनीज को चूज़ करने की बात आती है तो आप कौन सी चीज़ें देखते हो जो आपको बहुत ज़रूरी है देखनी है आपके हिसाब से किसी भी कंपनी में हमारा हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करने से पहले? देखिए, ब्रॉडली जो भी आपको फैक्टर्स देखने हैं आप उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो क्वालिटेटिव फैक्टर्स, एक क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। क्वालिटेटिव फैक्टर्स में क्या आएंगे कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट सबसे पहले ऑनेस्ट है या नहीं, क्योंकि अगर मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी में डाउट है और मैनेजमेंट ऑनेस्ट नहीं है तो जो भी उसके कंपनी के प्रॉफिट्स वगैरह हैं वो सारे के सारे इन्वेस्टर्स के पॉकेट्स में नहीं आएंगे, शेयर होल्डर्स के पॉकेट्स में नहीं आएंगे। उसमें से कुछ फंड साइफन ऑफ होके मैनेजमेंट के पॉकेट्स में जाएंगे एंड शेयर होल्डर्स विल रिमेन पुअर। जैसे आप कई सारे कंपनीज में देखिए, वो कंपनीज ऑलमोस्ट 20-30 ईयर्स से मार्केट में लिस्टेड है, लेकिन 30 ईयर्स में भी उन्होंने कुछ सब्सटैंशियल टर्नओवर में ग्रोथ ही नहीं बताया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर कंपनी ऐसी है, लेकिन अगर ऐसे कंपनीज आपको मिलते हैं तो दैट मीन्स अगर आप वो 30 ईयर्स से कोई कंपनी रन कर रहे हैं, जैसा आप भी कोई आप यूट्यूब चैनल या जो भी बिजनेस रन कर रहे हैं, अगर आप 30 ईयर्स उसको रन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो सब्सटैंशियल ग्रोथ 30 साल में होगा ना। yes. तो अगर वैसे आप एग्जांपल सामने देखिए, दैट मीन्स दैट द एंटायर मनी इज नॉट रिमेनिंग इन द कंपनी। द सेकेंड थिंग इज कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। इसमें एक कॉन्सेप्ट जैसा वॉरेन बफेट का है कि सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। इट इज इंपॉर्टेंट दैट आप जो भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप वो कंपनी के बिजनेस को पूरी तरह से समझें और वो कंपनी के सेक्टर, जो भी कंपनी वो सेक्टर की है, आपको नॉलेज हो वो सेक्टर की, उसमें जो भी फैक्टर्स है वो कंपनी को कैसे इफेक्ट करेंगे,
ये सब अगर आपको नॉलेज नहीं है तो दैट मीन्स वो स्टॉक आपके सर्कल ऑफ कंपिटेंस में नहीं है। अगर वैसे कोई स्टॉक्स है तो आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो अगर आपका जो भी कंपनी का बिजनेस मॉडल है आप उसको पूरी तरीके से समझ पा रहे हैं तो ही आप उसमें इन्वेस्ट करिए। अनदर पॉइंट इन क्वालिटी इज कि जो भी उसका बिजनेस है कंपेयर टू दी अदर्स इन द इंडस्ट्री, इस कंपनी का कंपिटिटिव एडवांटेज क्या है या इसकी स्ट्रेंथ क्या है। क्या कोई भी कंपनी, सपोज ये कंपनी एक 5000 करोड़ कंपनी है मार्केट कैप की, एक 5000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी एस्टैब्लिश करना कोई बड़े ग्रुप के लिए आसान सी बात है, जैसे कोई रिलायंस या टाटा ग्रुप हो। बट अगर कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा भी है वो सेम कंपनी एस्टैब्लिश करने में, क्या इस कंपनी के पास कुछ कंपिटिटिव एडवांटेज है जो सिर्फ पैसे से अगर कोई नई कंपनी स्टार्ट करे तो भी इसको वो ज्यादा इफेक्ट ना करे। इनके पास कुछ पेटेंट्स है या इनके पास जो कस्टमर है उसका स्टिकीनेस है, वो कस्टमर्स इनको छोड़ के नहीं जाएंगे, इनके पास कुछ टेक्नोलॉजी है, इस टाइप की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है। वो कंपनी के रिस्क क्या है वो इंपॉर्टेंट है, मार्केट एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें क्वालिटेटिव फैक्टर्स में आएंगी। नेक्स्ट कमिंग टू द क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। क्वांटिटेटिव फैक्टर्स में आप क्या देखेंगे? बेसिकली आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे, पी एंड एल बैलेंस शीट देखेंगे। पी एंड एल में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंपनी का ग्रोथ रेट क्या है। जैसे आप रेवेन्यू लास्ट 5 इयर्स, 3 इयर्स, 10 इयर्स में कितने CAGR से रेवेन्यू का ग्रोथ हो रहा है। अगर कंपनी का ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, उसकी बैलेंस शीट कितनी भी स्ट्रांग हो, आपको वो स्टॉक उतना रिटर्न नहीं देगा। आपको डिविडेंड्स अच्छे दे सकता है लेकिन शेयर प्राइस, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शेयर प्राइस, आपको रिटर्न नहीं देगा। मैं नाम नहीं बोलूंगा बट कई सारे एग्जांपल्स आपको समझ में आ जाएंगे जो मैं बोल रहा हूं। तो P&L में आप देखेंगे रेवेन्यू ग्रोथ, एंड अलोंग विद द रेवेन्यू ग्रोथ यू शुड गेट EBITDA एंड प्रॉफिट ग्रोथ। तो ये सब आप P&L में देखेंगे। बैलेंस शीट में आप कंपनी का डेट पोजीशन देखेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो पास्ट में जो हमने स्कैम्स हुए या कंपनीज फेल हुए, बड़े से बड़े ग्रुप्स, उनका मेजर रीजन आप निकाल के देखेंगे तो मैक्सिमम केसेस में यही था कि वो लोग एक्सेसिव डेट में चले गए, एक्सेसिव डेट ले लिया ये ग्रोथ करने को या जो भी रीजन है। तो बैलेंस शीट में आप ग्रोथ देखेंगे, शेयर कैपिटल इंटैक्ट है या नहीं, रिजर्व्स बराबर ग्रो हो रहे, कैश पोजीशन कैसी है। देन कैश फ्लो आप देखेंगे, वेदर ऑपरेटिंग, मतलब जो प्रॉफिट अगर आ रहा है, जैसे 100 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है तो नियर अबाउट उतना ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर सिर्फ प्रॉफिट जनरेट हो रहा है और कंपनी के बैलेंस शीट में अमाउंट रुका हुआ है इन्वेंट्री में और रिसीवेबल्स में। तो कैश फ्लो में आप वो देखेंगे, फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट करके देखेंगे। तो ये सब चीजें आप फाइनेंशियल्स में देखेंगे। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिए, प्रमोटर्स खुद अपनी कंपनी में कितने इन्वेस्टेड है या उनको अपने आप पर कितना भरोसा है। अगर प्रमोटर होल्डिंग ही कम हो रही है तो दैट डजंट मेक सेंस फॉर यू टू गो एंड इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। तो प्रमोटर होल्डिंग देखिए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग देखिए। तो ब्रॉडली ये सब फैक्टर्स अगर आप कंसिडर करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली देयर आर, आई वुडंट से 100%, बट मैक्सिमम चांसेस है कि आप करेक्ट डिसीजन लेंगे। ऑन टॉप ऑफ इट, अगर ये सब आपको ग्रीन सिग्नल्स आ रहे हैं, देन यू कैन गो अहेड विद द वैल्यूएशन पार्ट। यस सर, अकॉर्डिंग टू माई जैसे जो मैंने आपसे सुना उसके हिसाब से मेनली जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं कंपेयर टू अगर हम करें क्वांटिटेटिव फैक्टर्स है, राइट सर? राइट। सो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर नंबर्स अगर अच्छे हैं भी और क्वालिटेटिव फैक्टर्स में गड़बड़ है, सपोज मैनेजमेंट इंटेग्रिटी में गड़बड़ है, तो आपको कैसे पता कि वो नंबर्स करेक्ट हैं? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। सो जब हम मैनेजमेंट एनालिसिस करते हैं सर, तो तब हमें कौन सी ऐसी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है तो हमें बताता है कि मैनेजमेंट एक ऑनेस्ट और कैपेबल मैनेजमेंट है, साथ में जो इंटीग्रिटी है मैनेजमेंट की वो भी बहुत ज़्यादा इंटैक्ट है इस पर्टिकुलर कंपनी के मैनेजमेंट के साथ। मैनेजमेंट को देखिए, आप ये देख सकते हैं कि उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड का क्या है, पिछले बिफोर स्टार्टिंग दिस कंपनी वो लोग कौन से कंपनीज में क्या क्या रोल प्ले करे हुए हैं, और कंपनी के मैनेजमेंट का कम्युनिकेशन कैसा है। जैसा रिसेंटली मैंने एक वीडियो में समझाया था कि मैनेजमेंट के कम्युनिकेशन को आप कैसा पढ़ें। कम्युनिकेशन जब आप मैनेजमेंट का पढ़ते हैं या उनको सुनते हैं, आजकल तो कई सारे कंपनीज अर्निंग्स कॉल करने लग गए,
तो अर्निंग्स कॉल में जब आप सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि वो लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर रहे हैं या फिर सुपरफिशियली बस ऐसा बता रहे हैं कि कंपनी ग्रो होगी, या इन जनरल बात कर रहे हैं। पुराने एनुअल रिपोर्ट्स आप पढ़िए कि मैनेजमेंट में क्या प्रोमिसेस किए और रिसेंट आप देखिए कि वो अचीव हुए या नहीं हुए। तो ये देखकर आपको लगभग अंदाजा लग जाएगा कि वो ऑनेस्ट है या नहीं। श्योर सर, और कॉन कॉल्स भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है मैनेजमेंट की बात है कि मैनेजमेंट वॉक द टॉक कर रहा है या नहीं उसके हिसाब से। और कॉन कॉल्स मुझे बहुत ज़्यादा रिलायबल चीज़ लगती है, जहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो ओपनली बता सकती है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है कंपनीज में, और इंटरनल इनसाइट भी मिल सकते हैं। सो कॉन कॉल्स आर आल्सो वन ऑफ द थिंग जहाँ से हमें एक इनसाइट मिल सकती है। आप अगर अर्निंग्स ट्रांसक्रिप्ट पढ़ें और आप अर्निंग्स कॉल सुने, भले ही उसका कंटेंट सेम है लेकिन सुनने में आपका जजमेंट बेटर रहेगा, क्योंकि आपको भी तो नॉलेज और कॉमन सेंस है कि वो आप जो सुन रहे हैं वो सही बात आप सुन रहे हैं या नहीं। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हम कंपनीज तो एनालाइज कर सकते हैं, एंड कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमने बहुत अच्छी कंपनीज चूज कर ली जिसके प्रोडक्ट एंड रेवेन्यू बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, उनका मैनेजमेंट भी अच्छा है, उनका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है वो भी बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो कंपनी जिस इंडस्ट्री और सेक्टर से काम कर रही है वही अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा है, और इसकी वजह से एक पॉइंट के पास कंपनी एक सेचुरेशन पॉइंट पे आ जाती है और वहाँ से ग्रो नहीं हो पाती है। सो दैट इज वाई माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अकॉर्डिंग टू यू विच सेक्टर इस अगले डेकेड में आपके हिसाब से कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रो कर सकते हैं? फर्स्ट तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रो करेगा। व्हेन आई से टेक्नोलॉजी, इट डजंट जस्ट मीन कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज है। टेक्नोलॉजी में अपने जो आईटी कंपनीज है वो भी इंक्लूडेड है। आईटी में अगेन डिजिटल सर्विसेज के जो कंपनीज है वो भी इंक्लूडेड है। स्पेसिफिक आईटी रिलेटेड कंपनीज है कि कोई कंपनी स्पेसिफिकली ऑटोमोबाइल पर उनका नीश ऑटोमोबाइल्स है, या किसी का स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। तो इस टाइप से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी कंपनीज है वो, या फिर इंटरनेट बेस्ड कुछ कंपनीज है, इंटरनेट बेस्ड स्टार्टअप्स है, तो जो भी टेक रिलेटेड कंपनीज है, दैट आई फील विल लीड द नेक्स्ट 5 or 10 years इंडिया में। Any other sector, sir, except technology sector? अदर देन टेक्नोलॉजी तो जो आईटी और जो फार्मा और केमिकल्स वगैरह का हमको एडवांटेज मिल रहा है बिकॉज ऑफ द रीसेंट डेवलपमेंट्स। पोस्ट कोविड डिमांड भी बढ़ गई है और पीपल आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स अदर देन द चाइनीज सप्लायर्स। तो इनको एक लॉन्ग टर्म यू कैन से अभी एडवांटेज मिलेगा ये सेक्टर्स को। इट्स नॉट दैट जस्ट कोविड के लिए टेम्पररी 6 months to 1 year का नहीं है, बट एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years ये सेक्टर्स अप ट्रेंड में रहेंगे। ओके सर, ग्रेट ग्रेट। सो जब हम अभी समझो कि हमने इन्वेस्ट कर लिया एक बहुत ही अच्छी कंपनी में, हमने अपना पोर्टफोलियो बना लिया, बट आफ्टर मे बी 3 to 5 years हमारा पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा कर रहा है, हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिखा रहा है, बट आफ्टर सम ईयर्स में भी जैसे कोविड में क्रैश हुआ जहाँ पे मार्केट फ्यू मंथ्स में ओनली 40% तक गिर गया, इन फ्यू मंथ्स ओनली। सो जब ऐसा पीरियड आता है जहाँ पे मार्केट में बहुत ही ज़्यादा क्रैश हो जाता है, एंड द थिंग इज कि जब मार्केट बढ़ता होता है तो इट्स लाइक स्टेप बाय स्टेप बहुत स्लो प्रोसेस होता है, और जब मार्केट गिरता है तो लिटरली धड़ाम से गिर जाता है। सो ऐसे पैनिक सिचुएशन में हमें हमारे इमोशंस और बिहेवियर को कैसे मैनेज करना चाहिए आपके हिसाब से, एंड हाउ यू एक्चुअली मैनेज योर बिहेवियर एंड इमोशंस इन दिस सिनेरियोस? तो वो सिचुएशन में अगर आपको इमोशनली स्टेबल रहना है तो वो प्रैक्टिस आपको अभी से करनी पड़ेगी। जब वो सिचुएशन आएगी, जब अगर आप ट्राई करेंगे कि मैं स्टेबल रहूं या लोगों से पूछेंगे कि मैं क्या करूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। चाहे आप अभी अपने आप को प्रिपेयर करिए या तो लोगों से इंटरेक्ट करके जो ऑलरेडी वो सिचुएशंस फेस कर चुके हैं, या बुक्स पढ़ के या लोगों के इंटरव्यू सुन के, जैसे भी आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि ये सिचुएशन में मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। नाउ एक्चुअल में कैसे रिएक्ट करना चाहिए। सपोज आप वो डाउनफॉल आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, वैसा तो कोई प्रिडिक्ट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब भी मार्केट को गिरना है और वो रीजन सबको एविडेंट है तो वो नहीं गिरेगा। जब भी बड़े क्रैश आए वो ऐसे रीजन से आए वो जो रीजन एविडेंट नहीं था, अनप्रेडिक्टेबल, या फिर मार्केट अनसर्टेनिटी में गिरता है। अगर नेगेटिविटी है
और वो नेगेटिविटी सर्टेन है तो मार्केट नहीं गिरेगा। जैसे सेकेंड वेव में मार्केट उतना नहीं गिरा जितना फर्स्ट वेव में गिरा, बल्कि सेकेंड वेव में नंबर ऑफ केसेस ज्यादा थे, नंबर ऑफ डेथ्स फर्स्ट वेव से ज्यादा थे, तो डैमेज ह्यूमन लाइफ को सेकेंड वेव में ज्यादा हुआ। बट मार्केट फर्स्ट वेव का आई थिंक 25% भी शायद नहीं गिरा सेकेंड वेव में। तो डैमेज कितना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है मार्केट में, अनसर्टेनिटी। जब भी मार्केट को पता चल जाएगा कि ये नेगेटिव पॉइंट से इतना प्रॉब्लम होने वाला है या इतना नुकसान होने वाला है, जब वो सर्टेन हो जाएगा मार्केट गिरना बंद हो जाएगा। तो जब आपको ये सिचुएशन में क्या करना है कि आप मेंटली ये प्रिपेयर्ड हो जाइए कि आपके पास दो अप्रोचेस है, या फिर मैं एक सिंपल वे में समझाता हूं कि आपके पास दो ऑप्शन है। जब जब मार्केट गिरता है, इफ यू डोंट नो कि वो डेप्थ कितनी है उसकी गिरावट की, तो यू कैन स्विच टू एसआईपी मोड। अब तो पहली बात तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है अगर वो अच्छे कंपनीज में है तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पास्ट हिस्ट्री आप देख लीजिए, जब भी फॉल हुआ है एक्सेप्ट मे बी 1 or 2 स्टॉक्स जो शायद ज्यादा इंपैक्ट होंगे, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स विल कम बैक अगर आपने क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। नाउ कीपिंग दैट इन माइंड, फर्स्ट थिंग इज लेट अस रूल आउट कि हमको पैनिक में सेल करके हमारा पोर्टफोलियो खराब करना नहीं है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड थिंग कि हमको एडिशनल फंड्स डिप्लॉय करना है वो सिचुएशन में। तो एडिशनल फंड्स डिप्लॉय करने के दो तरीके हैं। एक तो जैसे जैसे अगर मार्केट गिर रहा है यू कैन स्विच टू एसआईपी मोड, और आपके जो भी एडिशनल सेविंग्स है आप उसमें मार्केट में इन्वेस्ट करते जाइए। तो जैसे जैसे वो गिरेगा आपका वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट होते जाएगा, एंड व्हेन वो बॉटम आउट हो जाएगा आपका भी इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा, या फिर आपको जब पता चल जाएगा कि वो बॉटम आउट हो गया आप आपका बचा हुआ अमाउंट इन्वेस्ट कर देना। सेकेंड थिंग इज यू डोंट डू एनीथिंग, आप उसको गिरने दीजिए। वो जितना गिरता है गिरने के बाद जब आपको चार्ट्स पे बेसिक टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज आप रखे तो अच्छा है। तो चार्ट पे जब आपको दिखने लगे कि ट्रेंड मार्केट कंसोलिडेट हो गया और अब ट्रेंड अपवर्ड्स है, या फिर आप सुन रहे हैं बड़े एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स को, आपको उनसे सुनने से कॉन्फिडेंस आ गया कि मार्केट का बॉटम बन गया, तब आप इन्वेस्ट कर देना। नाउ अब क्वेश्चन सबके माइंड में ये आएगा कि जब बॉटम बन गया, हमको पता चल गया, तो प्राइस तो मैं बॉटम पे नहीं खरीद पाऊंगा, तो वो बॉटम पे कोई भी नहीं खरीद पाता एकदम बॉटम पर। तो आप ये मान के चलिए कि बॉटम से 10-20% ऊपर ये सेकेंड अप्रोच में आपको स्टॉक्स मिलेंगे, एंड यू बी हैप्पी विथ इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ योर पोर्टफोलियो, एंड आई फील दैट इज द बेस्ट अप्रोच एंड आई नॉर्मली फॉलो दिस अप्रोच। ओके सर, ग्रेट। वी ऑल नो दैट स्टॉक मार्केट में हम अगर लॉन्ग टर्म के लिए डिसिप्लिन के साथ, कन्विक्शन के साथ इन्वेस्ट करें, अगर हमारे पैसों पे हम 15 to 20% जितने भी रिटर्न्स अगर कमा लें, एंड उसे बस हम कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते जाए, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़े वैसे वैसे बस इन्वेस्ट करते जाए, तो आफ्टर मे बी 2 decades we can achieve financial freedom. So what are your thoughts about financial freedom, and how one should achieve that financial freedom by investing in the stock market? एक्चुअली फाइनेंशियल फ्रीडम वगैरह का मैं स्ट्रॉन्ग उतना बिलीवर नहीं हूं, बिकॉज व्हाट आई फील इज वन शुड कीप वर्किंग टिल द एंड ऑफ द लाइफ। आप स्पेसिफिक पूछिए मुझे, फाइनेंशियल फ्रीडम में स्पेसिफिकली आप क्या जानना चाह रहे हैं? Specifically, financial freedom for me is that I have freedom to do whatever I love, to do whatever I want to do, not that कि मुझे earn करना है because मुझे ये करना ही पड़ेगा. So for me, it is not like a financial freedom means हमें काम करना ही बंद कर देना है. For me, financial freedom is that worry thing that जो पैसों की चिंता होती है वो हमें ना हो, बस that's it. तो जो आप फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करें अगर आप जानना चाह रहे, तो वो तो पहले आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि फॉर द नेक्स्ट 20, 30, 40 इयर्स जितना भी आपकी एज है उसमें आपको कितना खर्चा होने वाला है या क्या आपके एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंसेस को आपको इन्फ्लेशन रेट से कंपाउंड करना पड़ेगा। आपके जो भी इमरजेंसी एक्सपेंसेस है उसमें ऐड करिए, ऐड करके आप वो अमाउंट डिसाइड करिए, और वो अमाउंट को अगर आपको स्टॉक मार्केट से अचीव करना है तो स्टॉक मार्केट में आप अभी कितना इन्वेस्ट करें उसको 10 to 15% कंजर्वेटिवली आप कंपाउंड कर देखिए। अगर उतना कॉर्पस आप अभी जमा कर पाए हैं, उतना कॉर्पस आप उसके लिए साइड में रखिए, और
you are financially free. What are your favorite books or which books you recommend to the stock market investor जो आपके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा impactful और बहुत ही ज़्यादा helpful books हो सकती है बिगिनर्स के लिए as well as जो स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं उनके लिए? देखिए, सब्जेक्ट में तो मैंने ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ी क्योंकि मेरा जो स्टडीज वगैरह थे उसमें लगभग सब कुछ कवर्ड था, बट इन जनरल आई प्रिफर लिसनिंग टू पीपल मोर रेदर देन रीडिंग. बट इन टर्म्स ऑफ बुक्स अगर मैं कोई एक नाम लेना चाहूं तो थॉटफुल इन्वेस्टर बसंत महेश्वरी की जो बुक है वो बहुत कंसाइज वे में लिखी हुई है एंड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड जो भी आपके जैसा क्वेश्चंस है वो काफी सारे क्वेश्चंस वो बुक में आंसर हो जाएंगे. I will definitely read it. I haven't read it yet, so I'm looking forward to read it. And as lastly, what are your final thoughts and what message you want to give to our viewers जो stock market में invest कर रहे हैं, जो stock market में अभी beginning की है उन्होंने, उनके लिए क्या आपका last message है? देखिए, जिसकी जर्नी अगर अभी शुरू हो रही है तो उसमें 2-3 पॉइंट्स में या 2-3 फीलिंग्स में शेयर करना चाहूंगा कि आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी शुरू करें. और इनिशियली आपका जो टाइम स्पैन है, जैसा आप टीनेज में हैं तो हमारी टेंडेंसी ये रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर कर देते हैं बिकॉज वी फील कि दिस इज लाइफ, हमको एंजॉय करना चाहिए, सेविंग करने की जरूरत नहीं है. बट अगर वो टाइम पे अगर आप थोड़े सेविंग्स करें और इन्वेस्ट करें तो वो जो कॉर्पस आप इनिशियली सेव करेंगे वो इतना बढ़ जाएगा कि विद इन अ डेकेड आप जो सोच भी नहीं सकते वो सब चीजें आप खरीद पाएंगे. जैसे एक बीच में एक एग्जांपल कोई वो व्हाट्सएप पे या जिस पे आता था, मुझे एग्जैक्टली फिगर्स तो याद नहीं है, कि जब मारुति का आईपीओ या आया था या इनिशियली मार्केट में मारुति सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट किया था, अगर वो टाइम पे मारुति कार की जो वैल्यू थी उतना अगर मारुति में कोई इन्वेस्ट कर देता मारुति के शेयर्स में कार लेने के बजाय, तो आज वो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की वैल्यू हो जाती. तो इनिशियली जो अगर कम भी आपकी इनकम है, आप छोटा मोटा कोई जॉब करते हैं, उसमें से भी आप एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं करके सेव करें तो दैट कैन ऑल्सो क्रिएट ह्यूज वेल्थ. वो होगा. और एक पॉइंट मैं ये बोलूंगा कि जैसा वेल्थ कंपाउंड होती है, कंपाउंडिंग मैजिकल है, तो जैसे वेल्थ कंपाउंड होती है वैसे ही नॉलेज भी कंपाउंड होती है. ये भी आई थिंक वॉरेन बफेट ने कहीं कहा है. तो एग्जाम्पल, जैसे एक एनुअल रिपोर्ट लेंगे, आप पढ़ेंगे, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको पढ़ने के लिए, मुझे पढ़ने के लिए और वॉरेन बफेट को पढ़ने के लिए. बट 1 घंटे बाद अगर देखें तो आपका इंटरप्रिटेशन, मेरा इंटरप्रिटेशन और वॉरेन बफेट का इंटरप्रिटेशन में जमीन आसमां का फर्क रहेगा. तो इट डजंट मीन कि जैसे आप 2 बुक्स पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट बुक पढ़ने में आपको X नॉलेज आई, सेकेंड बुक पढ़ने में आपको 2X नॉलेज नहीं आएगी, 2X से ज्यादा आएगी. आप 10 बुक्स पढ़ेंगे तो आप 11th बुक में आपको 10 एक्यूमुलेटेड 10 टाइम्स नॉलेज नहीं आएगी, उससे कहीं ज्यादा आएगी. तो जैसे वेल्थ कंपाउंड हो रही है वैसे नॉलेज कंपाउंड होएगी और आपको डेली बेसिस पे नई नई चीजें सीखनी चाहिए, नई नई इंटरव्यूज सुनने चाहिए, लोगों से जानना चाहिए, नए बुक्स पढ़ने चाहिए. तो वैसे ही अगर आप आपकी नॉलेज कंपाउंड करेंगे तो स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली आपकी वेल्थ ऑटोमेटिकली आपके पीछे पीछे कंपाउंड हो जाएगी. इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू एंड बहुत ज़्यादा सीखने मिला सर आपसे मुझे, एंड होप जो हमारी ऑडियंस देख रही है उन्हें भी बहुत ज़्यादा सीखने मिलेगा आप हमारी ये कन्वर्सेशन से. जो भी मुझे पता है, आई विल ट्राई टू शेयर एवरीथिंग विथ यू एंड विथ अदर्स. एंड ऑनेस्टली आई विश द वेरी बेस्ट टू यू एंड टू ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग कि आप ऑनेस्ट रहिए, आप अपने आप के लिए नॉलेज गैदर करिए, उसके बेसिस पे इन्वेस्ट करिए. जब तक आपको पता नहीं है आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट मत करिए कोई भी स्टॉक में, चाहे कोई भी बोलो या मैं भी आपको बोलूं कि ये स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे. जब तक आपको नहीं पता कि वो रीजन क्या है आप कुछ ले रहे हैं, आप मत लीजिए. आप नॉलेज गैदर करिए, इस पॉलिसी को फॉलो करिए, and over a period of time I'm sure you'll create definitely huge amount of wealth in the market. I wish the best for you and everybody who is going to listen to this from the bottom of my heart, and all the best. Thank you sir, thank you so much.
So that is it for today's episode, guys. Let me know in the comment section कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, and also like and subscribe to my channel, and don't forget to follow me on Instagram and Twitter, and also Discord server भी जरूर ज्वाइन कर देना. The link is right below the like button.